और ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बड़ी खबर इसी बीच जो आ रही है वो यहाँ पर आपको बता देते हैं। अभी मौजूदा स्थिति में जो बड़ी खबर पंथ से जुड़ी हुई आ रही है उसका यहाँ पर रुख करते हैं। बताया ये जा रहा है कि एक माइनर ऑपरेशन जो है वो यहाँ पर ऋषभ पंत का माइनर ऑपरेशन जो है वो यहाँ पर किया गया है। एमआरआई जो है वो यहाँ पर कराया गया है। ऋषभ पंत के शरीर की चोटों की भी जांच यहां पर की गई है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। दिल्ली शिफ्ट करने का फैसला जो है वो डॉक्टर्स की ओर से लिया जाएगा। बीसीसीआई और ऋषभ पंत की मां के बात जो है देखिए वो यहां पर डॉक्टर्स से हुई है। देहरादून के मैक्स अस्पताल में भी उन्हें भर्ती किया गया है। वहां पर एक जो ऑपरेशन है वो भी किया गया है, माइनर ऑपरेशन हुआ है। ऋषभ पंत का एमआरआई भी कराया गया है और अभी फिलहाल इस बात पर फैसला लिया जाएगा कि उनको दिल्ली कब शिफ्ट किया जाए। इस बात को लेकर देखिए अभी तक फैसला जो है वो यहाँ पर नहीं हो सका है। शरीर में जितने भी चोट यहाँ पर आई हैं उनकी जांच की जाएगी। और देखिए ऋषभ पंत की बात करें तो अभी फिलहाल वो बीसीसीआई की निगरानी में है। दावा ये यहाँ पर किया जा रहा है कि 1 साल पूरी तरह से उन्हें फिट होने में लगेगा। आपको पहले ये बताते हैं कि ऋषभ पंत को कहां पर चोटें आई हैं। बीसीसीआई का ये कहना है कि माथे पर 2 चोट के निशान यहाँ पर ऋषभ पंत के हैं। बाईं आंख के ऊपर भी यहाँ पर जो हिस्सा है वो चोटिल हो गया है और वहीं पर पट्टी जो है वो उन्हें बांधी गई थी। सबसे ज्यादा सीरियस इंजरी जो है वो उनको हुई है लिगामेंट जो उनका फट गया है उस वजह से। बीसीसीआई का कहना है कि पंत के दाएं घुटने का लिगामेंट जो है वो टियर हो गया, फट गया है। और ऋषभ पंत की सीधी कलाई में भी काफी चोट आई है। उनके दाएं टखने में चोट लगी है। पैर का एक अंगूठा जो है वो भी इस हादसे में चोटिल हुआ है और पीठ पर भी काफी गहरे जख्म है। ये जख्म शुरुआती तस्वीरों में भी नजर यहाँ पर आ रहे थे। तो इस तरह से चोटिल वो हुए हैं। अभी फिलहाल एक माइनर ऑपरेशन किया गया है। जो भी चोट यहाँ पर आई है उसका पूरा यहाँ पर जांच जो है वो पूरी तरह से की जा रही है मैक्स अस्पताल में, जहाँ पर उनका इलाज फिलहाल किया जा रहा है। बीसीसीआई जो है उनका परिवार जो है वो लगातार डॉक्टर्स से पूछ रहा है, उनसे बातचीत कर रहा है और ये जानने के प्रयास किए जा रहे हैं कि अभी मौजूदा स्थिति जो है वो ऋषभ पंत की आखिर कैसी बनी हुई है। ये हादसा ऋषभ पंत की जिंदगी के लिए बहुत बड़ा जीवनदान है। जिस तरह ऋषभ पंत जलती कार से मौत को हराकर मात देकर निकले, ठीक वैसे ही मैदान पर वो वापसी करते भी दिखेंगे। भारतीय क्रिकेटर ऋषभ पंत की जिस कार हादसे में जलकर राख हो गई वो कार इस वक्त मंगलौर थाने में रखी हुई है। और अगर आप गाड़ी की हालात देखेंगे तो ये दिखाती है कि किस तरह से हादसा हुआ जिसमें गाड़ी पूरी तरह से जलकर राख हो गई। जलने के बाद गाड़ी के हालात ऐसे हैं, ना तो इसके कलर पहचाने जा सकते हैं, ना ब्रांड को पहचाना जा सकता है। टायर पूरी तरह से जलकर राख हो गए थे। अगर आप इंजन का हिस्सा देखें वो भी पूरी तरह से खत्म हो चुका है। इंटीरियर अगर देखें वहां पर भी कुछ भी नहीं बचा। पिछला मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया, गाड़ी की आवाज जोर से आ रही थी, लेकिन लास्ट में जैसे गाड़ी दिखी जहाँ के रुकी तो गाड़ी में आग लगी हुई थी। तब तक मैं वहां पे पहुंचा, 2-3 बंदे और थे। एक रोडवेज गाड़ी थी हरियाणा की, वो गाड़ी भी रुकी। उन लोगों की मदद से अकेला तो कोई कुछ नहीं कर पाना था। फिर कांच तोड़ के उनको गाड़ी से निकाल लिया गया। और गाड़ी से निकालने के तुरंत बाद सेफ जगह उनको बैठा के, तब तक वो होश में थे, बात कर रहे थे, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात थी नहीं। ब्लीडिंग था, उनके माथे पे भी ब्लड आ रहा था, एक पैर में ब्लीडिंग हो रही थी उनको। और उसके बाद मैं सीधा जाता हूँ पुलिस चौकी, वहां जाके मैंने सूचना दी। मैं उनके पास बहुत कम समय दे पाया। अब सवाल ये है कि ऋषभ पंत कब तक फिट होकर मैदान पर लौटेंगे। क्या वो इंडिया में होने वाला 2023 का वनडे वर्ल्ड कप खेल पाएंगे? तो इसे लेकर दावा किया जा रहा है कि जिस तरह पंत फिलहाल बोल पा रहे हैं और जिस तरह वो हादसे के फौरन बाद कार से बाहर निकल आए, उससे अंदाजा यही है कि उन्हें रिकवर होने में 6 से 8 महीने लग सकते हैं। वैसे भी लिगामेंट फटने पर सर्जरी के बाद पूरी तरह ठीक होने में 6 से 12 महीने का वक्त लगता है। जो लिगामेंट की इंजरी होती है नी के अराउंड, उसको आप कह सकते हैं कि अगर या उसमें सर्जरी की जरूरत है या सर्जरी की आवश्यकता नहीं है। जो लिगामेंट बिना सर्जरी के सेटल हो जाता है उसको जुड़ने में 6 से 8 हफ्ता लगेगा और उसके बाद फिजियोथेरेपी करके 3 से 4 महीने में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एथलीट वापस अपनी गेम के लिए आ जाएगा। पर जिस लिगामेंट में सर्जरी की जरूरत पड़ती है उसमें फिर सर्जरी के बाद
रिकवरी करके वापस गेम में खेलने के लिए 9 महीने से 1 साल तक निकल जाता है। ऋषभ पंत बाएं हाथ से खेलते हैं, इसलिए उनकी सीधी कलाई आगे रहती है। अब पंत की उसी दाहिनी कलाई में चोट लगी है। ऐसे में ये हादसा उनके क्रिकेटिंग स्टाइल पर कितना असर डालेगा, ये भी सुनिए। अगर बोन टूटी है तो बोन जुड़ने में 2 से 3 महीने लगेंगे। उसके जुड़ने के बाद फिर फिजियोथेरेपी और वापस गेम में आने के लिए 4 से 5 महीने। पूरी उम्मीद है कि जरूर वो वापस आएंगे। आज की साइंस इतनी एडवांस है, सर्जरीज इतनी एडवांस है कि वो बहुत अच्छा रिकवरी होने की पूरी उम्मीद है। ऋषभ पंत की कार मोहम्मदपुर जाट के पास आग का गोला बनी, मगर वो सुरक्षित कार से बाहर निकल आए। ये किस्मत ही है जो हवा में कई फीट उछलने और 200 मीटर तक घिसटने के बाद भी उन्हें गंभीर चोटें नहीं आई। उन्हीं ने से जानकारी मिली कि शायद उन्हें कुछ झपकी आई या क्या हुआ, डिवाइडर से गाड़ी टकराई जिसके कारण गाड़ी में आग लग गई। ऋषभ पंत दिल्ली से रुड़की निकले थे मां को सरप्राइज देने के लिए, मगर सरप्राइज से पहले अनहोनी हो गई। उन्हें झपकी आई और कार हवा में उछल गई। हालांकि जिस जगह ये एक्सीडेंट हुआ वहां सड़क के एक लेन पर झील भी बनी है। ये झील उस रोड पर तमाम हादसों की वजह बताई जा रही है। जिस जगह पर हादसा हुआ है, जहां से उनकी गाड़ी दूसरी तरफ की ओर मुड़ी है, उससे बमुश्किल 50 कदम पहले दरअसल सिंचाई विभाग की एक नहर है, जिसका एक बड़ा हिस्सा टीले जैसा जो है वो सड़क तक आता है। यानी कि पूरी नहर ही अगर आप देखें तो वो सीधा हाईवे पर है। ऐसे में अगर आप देखें तो एक ऊंचा सा टीला यहाँ पर बन जाता है। और अगर अब हम पीछे जाएं, दूसरी तरफ देखें यहाँ पर, तो ये पूरा जो 3 लेन का रास्ता आ रहा है, और 3 लेन के रास्ते में जब कोई भी गाड़ी चालक तेजी से हरिद्वार की तरफ बढ़ता है तो यहाँ पर आते ही उसे एक भ्रम सा पैदा हो जाता है। यानी कि जो 3 लेन का रास्ता था वो अचानक से सकरा हो जाता है, और ऐसे में एकदम बाई लेन में आ रही जो गाड़ी है वो अचानक कई बार उसको अंधेरे में ट्रैफिक के बीच में राइट टर्न लेने को मजबूर होना पड़ता है। जख्म यहाँ से 25-30 तो आदमी मर लिए होंगे अभी पिछले 2-3 महीने में ही। अच्छा। और ये बार बार शिकायत भी करी इसकी, लिख के भी ले जाते हैं, पेपर में भी आई थी एक बार। अगर ये शिफ्ट हो जाएगा रजवा। ऋषभ पंत 25 साल के हैं, उनके अंदर बहुत क्रिकेट बाकी है। बीसीसीआई भी पंत के परिवार के टच में है। ऐसे में हर कोई यही उम्मीद कर रहा है कि मौत को मात देने वाला फाइटर जल्द मैदान में उसी तेवर और अंदाज में फिर दिखेंगे। रुड़की से गौरव श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। चले बढ़ते हैं आगे। बात पुतिन के उस गुस्से की करते हैं जिससे बाइडेन डर गए हैं। ज़ेलेंस्की सरेंडर करने वाले हैं। नया साल शुरू होने से पहले ज़ेलेंस्की को 2 बड़े झटके लगे। पहला झटका दिया बाइडेन ने, जिन्होंने पलटी मार ली है, और दूसरा खतरा आया है बेलारूस बॉर्डर से, जहां पर जंग का नया मोर्चा खोलने के लिए यूक्रेन ने एक तरह से दावत दे दी है। वॉर जोन से हमारे संवाददाता विद्यानाथ झा की सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। न मॉस्को से हमला होगा, न क्रेमलिन से बटन दबेगा, फिर भी यूक्रेन पर न्यूक्लियर अटैक के चांस 90% बढ़ गए हैं। इस बार ज़ेलेंस्की ने अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है। पहली तस्वीर उस S-300 से छोड़ी गई मिसाइल की है जिसे बेलारूस ने मार गिराया, और दूसरी तस्वीर उस पैट्रियट मिसाइल सिस्टम की है जिसे लेकर बाइडेन ने पलटी मार ली है। न्यू ईयर पर पुतिन न्यूक्लियर हथियार की नुमाइश नहीं करेंगे, बल्कि आजमाइश भी करेंगे। और इसकी वजह देखी यूक्रेन के ब्रेस्ट के गोरबाखा में, जहां बेलारूस ने रूस के S-300 मिसाइल को बर्बाद कर दिया। एक तरफ रूस और यूक्रेन के बीच जंग जारी है तो दूसरी तरफ बेलारूस और यूक्रेन के बीच भी मोर्चा खुलता हुआ दिख रहा है, क्योंकि बेलारूस का जो इलाका है वो रूसी सेना के जवानों और रूसी हथियार, फाइटर जेट्स और मिसाइल से भरा हुआ है। इसलिए दावा किया गया है कि यूक्रेन ने मिसाइल अटैक करने की कोशिश बेलारूस के इलाके में की है। हालांकि बेलारूस ने कहा है कि जिस S-300 से हमला किया गया उसको मार गिराया गया है, लेकिन दूसरी तरफ इस हमले के बाद इस बात की आशंका बढ़ गई है कि क्या अब यूक्रेन और बेलारूस के बीच भी सीधी जंग शुरू हो जाएगी। पुतिन जब लुकाशेंको से मुलाकात करके वापस मॉस्को लौटे थे तो उसके फौरन बाद बेलारूस बॉर्डर पर बड़ी हलचल दिखी थी।
रूस ने इस्कंदर मिसाइल को तैनात किया था। किंजल मिसाइल भी बेलारूस पहुंचाई थी। S-400 को भी एक्टिव कर दिया था। बेलारूस ने साफ कर दिया है कि पुतिन का इशारा मिलते ही वो हमले के लिए तैयार है और इस बार यूक्रेन के S-300 को मार गिरा के मैसेज दे दिया गया है। पुतिन जो कहेंगे वही होगा, फिर चाहे न्यूक्लियर हमला ही क्यों न करना पड़े। सुनिए पुतिन से मिले कमांड के बाद बेलारूस कैसे यूक्रेन को घुटने टेकने का ऑप्शन दे रहा है। Обнаруженные обломки принадлежат зенитной управляемой ракете С-300. В настоящее время осмотр продолжается. Опрашиваются очевидцы. Подробно фиксируется следовая картина. Изымаются объекты, имеющие значение для следствия и последующего проведения ряда экспертных исследований. Очень серьезный инцидент, и белорусская сторона максимально серьезно к этому вопросу относится. В этой связи сегодня в МИД Беларуси был вызван посол Украины в Беларуси Игорь Кизим, которому был заявлен решительный протест. Мы потребовали, чтобы украинская сторона провела тщательное расследование всех обстоятельств пуска указанной ракеты. बेलारूस की इस धमकी को यूक्रेन सीरियसली ले रहा है। वजह भी है, पुतिन ने बेलारूस की जमीन को फिर से सैन्य तौर पर इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। ये वीडियो उस सबमरीन की लॉन्चिंग का है जिसे पुतिन ने जंग के लिए रेडी कर दिया है। ये सबमरीन परमाणु हमला करने की क्षमता रखती है। इसमें 16 बैलिस्टिक मिसाइलों को तैनात किया जा सकता है। पुतिन का दावा है कि ऐसी ही 4 और पनडुब्बियां तैयार करने वाले हैं जो दुश्मनों को समंदर से पानी पिला देंगी। रूस यूक्रेन जंग के बीच हम वॉर जोन में मौजूद हैं और यहां बड़ी खबर यह है कि एक बार फिर से रूस ने यूक्रेन के ऊपर न सिर्फ हमले बढ़ा दिए हैं बल्कि कीव पर एक बार फिर से हमले तेज कर दिए गए हैं। कीव वही शहर है जिसे रूस सबसे पहले जीतना चाहता था और जब इस युद्ध की शुरुआत हुई थी तो पहली मिसाइल यही गिरी थी और इसके बाद बेलारूस बॉर्डर से इसी कीव पर अटैक किया गया था जमीन के रास्ते। और एक बार फिर से नए साल से पहले पुतिन ने यह साफ कर दिया है कि कीव को हासिल करने के लिए वो फिर से नई रणनीति के साथ मैदान में हैं और एक बार फिर से न सिर्फ कीव पर अटैक किया जा रहा है बल्कि कीव के आसपास के जो इलाके हैं वहां पर लगातार बमों की बारिश हो रही है और ड्रोन से भी हमला किया जा रहा है। बीती रात भी पुतिन की तरफ से रूस की आर्मी ने इस इलाके में हमला किया। हालांकि यूक्रेन की तरफ से दावा किया गया है कि 16 ऐसे ड्रोन मार गिराए गए हैं जो कीव पर हमला करना चाहते थे। ज़ेलेंस्की की हार तय है और इसके संकेत मिल रहे हैं बाइडेन के तेवरों से। कुछ दिनों पहले अमेरिका ने पैट्रियट मिसाइल बैटरी यूक्रेन को इसलिए दी ताकि वो रूस के हमलों को रोक सके। एक साथ गिरने वाली 100 मिसाइलों को हवा में ही तबाह किया जा सके। मगर अब बाइडेन ने ज़ेलेंस्की को बहुत बड़ा सदमा दिया है। जो पैट्रियट मिसाइल सिस्टम यूक्रेन में तैनात होगा उसे नाटो की सेना नहीं संचालित करेगी। यूक्रेन की सेना ही इस अत्याधुनिक मिसाइल सिस्टम को चलाएगी। ये कोरी बात नहीं बल्कि अमेरिका ने खुद रूस को इस बात का भरोसा दिया है। खुद रूस तक मैसेज पहुंचाया है। बाइडेन का इस तरह बैकफुट पर आना एक बात की गारंटी है कि ज़ेलेंस्की भी सरेंडर कर देंगे क्योंकि पुतिन अमेरिका के पैट्रियट मिसाइल सिस्टम को पहले ही कबाड़ बता चुके हैं। А там уже появляются новые системы вооружения. Мы не собираемся устраивать каких-то провокаций, но все-таки это фактор усиления наших фактических стратегических сил, хотя эти системы средней дальности, но не такие скоростные характеристики, что они дают нам в этом смысле определенные преимущества. रूस यूक्रेन पर न सिर्फ मिसाइलें गिरा रहा है बल्कि न्यूक्लियर हथियारों के साथ भी तैयार है। 18 न्यूक्लियर लैस आइस ब्रेकर साइबेरिया में एक्टिव कर दिए गए हैं। 1 दर्जन से ज्यादा बॉम्बर उड़ान भर रहे हैं। RS सरमट मिसाइल और न्यूक्लियर बॉम्बर भी साइबेरिया में मौजूद हैं। माना यही जा रहा है कि आज नहीं तो कल पुतिन अपने इस वादे को पूरा करेंगे जो उन्होंने जंग शुरू होते ही किया था, यानी न्यूक्लियर हमले का।
पिछले 24 घंटे में जिस तरीके से रूस ने ड्रोन और मिसाइल से यूक्रेन के ऊपर हमले किए हैं, उसके बाद यूक्रेन की धरती थर्रा रही है। लोग खौफ में हैं, लोग बंकर में भागे हुए हैं। कई इलाके ऐसे हैं जहां पर बिजली गुल है, जहां पर पानी नहीं है, लेकिन इसके बावजूद अपनी जान बचाने के लिए अंधेरे में लोग बंकर में रहने के लिए मजबूर हैं। दूसरी तरफ ज़ेलेंस्की की तरफ से यह आरोप लगाया गया है कि रूस ने बखमुट इलाके में और डोनेस्क इलाके में जबरदस्त अटैक किया है, हमला किया है, जिसमें आम लोगों की मौत हुई है। 2022 यूक्रेन पर भारी था, 2023 विनाशकारी होने वाला है। ज़ेलेंस्की का डर बता रहा है कि कीव पर रूस का कब्जा जल्द होने वाला है। टाइम्स नाउ नवभारत के लिए वॉर जोन से विद्यानाथ झा की रिपोर्ट। चलिए बढ़ते हैं आगे। टीवी एक्ट्रेस तुनिशा शर्मा की संदिग्ध मौत हुए एक हफ्ता गुजर गया है। इसकी अनसुलझी कड़ियों के बीच तुनिशा के परिवार ने दावा किया कि उसे लव जिहाद की साजिश में फंसाकर धोखा दिया गया। उसकी खुदकुशी हत्या की साजिश भी हो सकती है। तुनिशा की मां ने मीडिया के सामने आकर यह दावा किया और अपने दावे के समर्थन में कई चौंकाने वाले तथ्य रखे, जिसमें जिहादी इश्क से लेकर थप्पड़ कांड और सीक्रेट गर्लफ्रेंड के धोखे का एक बड़ा खेल है। इधर पुलिस की जांच भी आखिर क्यों 15 मिनट में आकर टिकी हुई है। सवाल वही है कि आखिरी वक्त में ऐसा क्या हुआ कि तुनिशा की मौत की चौंकाने वाली खबर टीवी सीरियल के सेट से आती है। 15 मिनट के उस अनसुलझे राज की कड़ियां आरोपी शाहजहां खान के उस सीक्रेट चैट से भी जुड़ रही हैं जो उसकी सीक्रेट गर्लफ्रेंड के साथ थी। धोखा, थप्पड़, हिजाब, दरगाह का दबाव। क्या उसको हिजाब पहनाना, ये सब जो चीजें शुरू करवा दी? हाँ, शुरू करवा दी थी। सीरान ने उसको थप्पड़ मारा, तूने जो करना कर। दरगाह पे भी लेके गई इसको। अपनों की फरियाद, लव साजिश का सच। गर्लफ्रेंड नहीं है। चैट्स आर्काइव लाने के लिए कहा गया था, उसमें क्या? चैट सामने ले आए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, कुछ नहीं। भी है कि आप जो है शाहजहां को थप्पड़ मारता था, टॉर्चर करता था, क्या इसमें कितनी सच्चाई? बिल्कुल नहीं, सरासर झूठ है। पुलिस ने अपने स्टेटमेंट में या पुलिस ने अपने रिमांड में या पुलिस ने अपने इन्वेस्टिगेशन में इस तरह की बातों को ना तो अभी तक एक्सेप्ट किया है, ना ही इसके खिलाफ किसी तरह का कोई सबूत रिकॉर्ड पे लाया है। तुनिशा सबको चौंकाती हुई दुनिया को अलविदा कह गई और अब उसे इंसाफ दिलाने की लड़ाई कानून की चौखट पर है, जिसकी उलझी कड़ियों में आरोपी शाहजहां की सीक्रेट गर्लफ्रेंड के बाद अब हिजाब और दरगाह वाले सनसनीखेज आरोप भी जुड़ गए हैं। तुनिशा की मां मीडिया के सामने जिन तथ्यों के साथ आई वो वाकई कई सवाल उठा रहे हैं, जिसमें सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या तुनिशा की संदिग्ध मौत खुदकुशी नहीं, लव जिहाद के बाद हत्या की साजिश है, और क्या इन सब में शाहजहां का परिवार भी शामिल है। उसके बिहेवियर में जो चेंजेस आ रही थी तुनिशा के, कभी उसकी माँ को अम्मा, उसकी बहन को बोलना और मुस्लिम अपना धर्म अपनाने की उसको करता था है, और शादी का वादा किया, तो ये सब चीज़ें नहीं करनी चाहिए थी उसको जब उसका किसी और लड़की के साथ था। मैं बस इतना ही कहना चाहूंगी। तुनिशा की संदिग्ध मौत के पीछे कई कड़ियां सामने आई हैं, जिसमें खुदकुशी से 15 मिनट पहले शाहजहां के सीक्रेट गर्लफ्रेंड का राज खुलना है। खुदकुशी से 15 घंटे पहले मां से तुनिशा का कहना कि शाहजहां मुझे हर हाल में चाहिए। खुदकुशी के 15 मिनट पहले का तुनिशा का वीडियो जिसमें वो संयत दिख रही हैं। सवालों में आखिरी के 15 मिनट हैं। सवाल ये है, अचानक ऐसा क्या हुआ कि तुनिशा दुनिया छोड़ के चली गई। मेरे से बात हुई है, चंडीगढ़ वो जाना चाह रही है क्रिसमस पे, और उसी आधे घंटे में क्या हुआ मेरे को नहीं मालूम। और फिर शाहजहां ही उसको वहाँ से उतार रहा है कमरे में से, जैसा कि पता चला शाहजहां ने उसको उतारा है। एक बात फिर एम्बुलेंस नहीं मंगाई। 15 मिनट तक सुनने में आया कि आप लोग को लग रहा है कि ये खुदकुशी नहीं है, कुछ और भी है। हाँ, मर्डर भी हो सकता है, मैं तो बोलूँगी। पुलिस की शुरुआती पूछताछ में ही आरोपी शाहजहां खान ने ये दावा किया था कि दिल्ली में हुआ श्रद्धा हत्याकांड की खबर जानने के बाद से ही तुनिशा तनाव में थी। श्रद्धा हत्याकांड ने हमारे रिश्ते पर गहरा असर छोड़ा था। लेकिन तुनिशा का मोबाइल अनलॉक होने के बाद जो चीजें खुलकर सामने आ रही हैं, वो चौंका रही हैं। इसमें तुनिशा पर उर्दू सिखाने का दबाव बनाने से लेकर हिजाब का अभ्यस्त बनाने की दास्तां भी सामने है। इसमें नया खुलासा और चौंकाने वाला है। तुनिशा की मां का दावा है कि उस पर इस्लाम अपनाने का दबाव बनाया जा रहा था। शाहजहां खान की बहन तुनिशा को खुद दरगाह में ले जाया करती थी। फलक उसको, उसी ने उसके टैटू बनवाया था यहाँ पे जाके, उसी वो दरगाह पे भी लेके गई इसको। फिर उसी ने उसका बर्थडे सेलिब्रेट किया तुनिशा ने,
तो मतलब कि तुम लोग उस लड़की को ऐसे यूज कर रहे हो, उसकी माँ को भी तो इन्वॉल्व करो ना बीच में। मेरा बच्चा था वो। शिजान के साथ तुनिशा की हिजाब वाली इक्का दुक्का तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हैं, जिसमें तुनिशा मुस्कुराती दिखती है। ये तस्वीर तुनिशा की मां के उस दावे से भी मेल खाता है, जिसमें उन्होंने दावा किया था कि तुनिशा ने अपनी संदिग्ध मौत के 15 घंटे पहले मुझसे कहा था कि शिजान मुझे हर हाल में चाहिए। यानी शिजान के मुताबिक ढलने के लिए भी तुनिशा खुद को तैयार कर चुकी थी। लेकिन उसका भरोसा तब तार तार हो गया जब शिजान की सीक्रेट गर्लफ्रेंड का राज खुला। शिजान के फोन में मिले उसके चैट के बाद तुनिशा को शायद शिजान के साथ अपने रिश्ते की हकीकत का पूरी तरह एहसास हो गया था और इस पर मुहर संभवतः शिजान के उस थप्पड़ ने लगा दी जिसका आरोप तुनिशा की मां ने लगाया था। मेरे को उसने बताया मम्मा मेरे को शिजान से है और शिजान भी मेरे से करता है। फिर एक दिन अचानक उसने उसका मोबाइल चेक किया शिजान का, जिसमें उसकी गर्लफ्रेंड का कुछ चैट था, पता नहीं आई डोंट नो क्या था। तो इसने पूछा, शिजान से पूछा कि ये क्या है। शिजान ने तुनिशा के थप्पड़ मारा, सेट पे रूम में थप्पड़ मारा। तो वो कहता तू कर ले जो कुछ करना है, मेरा तेरे साथ कोई रिश्ता नहीं है। तुनिशा के परिवार के आरोपों पर शिजान का परिवार अभी मुंह नहीं खोल रहा, लेकिन उसका वकील दावा कर रहे हैं कि जब शिजान के घर वाले बोलेंगे तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ग्राउंड तो ये भी लगाया जा रहा है, उनकी मां ने ये भी आरोप लगाया कि हिजाब पहनाने को मजबूर करते थे, धर्मांतरण के लिए मजबूर करते थे, उर्दू सिखाते थे। सरासर गलत है। पुलिस अपनी जांच में ये आज नहीं तो कल मानना होगा उनको। मिस्ट्री गर्लफ्रेंड का क्या रोल है सर इसमें? कोई मिस्ट्री गर्लफ्रेंड नहीं है। चैट्स आर्काइव लाने के लिए कहा गया था, उसमें क्या? चैट सामने ले आए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, कुछ नहीं। भी है कि आप जो है शिजान वो थप्पड़ मारता था, टॉर्चर करता था, क्या इसमें कितनी सच्चाई? बिल्कुल नहीं, सरासर झूठ है। पुलिस ने अपने स्टेटमेंट में या पुलिस ने अपने रिमांड में या पुलिस ने अपने इन्वेस्टिगेशन में इस तरह की बातों को ना तो अभी तक एक्सेप्ट किया है, ना ही इसके खिलाफ किसी तरह का कोई सबूत रिकॉर्ड पे लाया है। जाहिर है इंतजार अब शिजान के घर वालों के मीडिया के सामने आने का है। नजरें इस पर टिकी हैं कि वो तुनिशा के परिवार के आरोपों और उसके समर्थन में दिए गए सबूतों के खिलाफ क्या सफाई देते हैं। लेकिन तुनिशा ने बर्थडे पर जो टैटू बनवाए थे, गौर उस पर भी करने की जरूरत है। तुनिशा ने अपने टैटू में लिखवाया था लव अवॉइड एवरीथिंग, यानी प्यार सबसे बड़ा है। टैटू की लाइनों में तुनिशा के मन की बातें झलकती हैं, जो सवाल उठा रही हैं। तुनिशा जब इस हद तक शिजान के प्यार में डूबी थी, हिजाब पहनने से लेकर दरगाह जाने तक से परहेज नहीं कर रही थी, तो फिर क्यों उसे शिजान से धोखा मिला? शिजान का इश्क वाला दिखावा क्या असल में लव जिहाद था? तुनिशा के परिवार के दावों के बीच मीडिया में ये खबरें भी सामने आ रही हैं कि शिजान पुलिस पूछताछ में सहयोग नहीं कर रहा। पुलिस ने मौके से शिजान और तुनिशा के जो मोबाइल बरामद किए थे, उसके डिलीट चैट की रिकवरी से उठे सवालों के जवाब तुनिशा की संदिग्ध मौत के राज खोल सकते हैं। इसमें शिजान के मोबाइल से मिले सीक्रेट गर्लफ्रेंड से हुई चैट बड़ा सबूत साबित हो सकती है, क्योंकि तुनिशा का परिवार लगातार दावा कर रहा है कि तुनिशा की संदिग्ध मौत से पहले आरोपी शिजान अपनी सीक्रेट गर्लफ्रेंड से 2 घंटे तक लंबी बातचीत कर रहा था। मुंबई पुलिस ने इस केस में अब तक जिन 18 लोगों से पूछताछ की है, उनमें से कई टीवी सीरियल के सेट पर ही मौजूद थे और उन्होंने बताया कि शिजान तुनिशा की उस दौरान बात हुई थी। तुनिशा के व्यवहार में अब तक कोई फर्क नहीं दिख रहा था। तो उसके एक दिन पहले मैं उसके साथ शूट करके आया था और रात को मिले थे हम, तो ऐसा कुछ एक्सपेक्टेड नहीं था। कुछ ऐसा क्या ही बोलूँ, इसमें कोई रिएक्शन लेस ही हो गया हूँ अभी आई जस्ट प्रोसेसिंग इट। और बस यही कहूँगा, इट्स वेरी हार्ट ब्रेकिंग एंड शैटरिंग। उसकी मॉम ने जो उसके ऊपर आरोप लगाए हैं शिजान पे, सो दैट इज़ अंडर द इन्वेस्टिगेशन। आई हैव रियली नो आइडिया अबाउट इट, उन्होंने क्या बोला है और क्यों बोला है। आई थिंक ये मैटर पुलिस का है एंड वी आर टू मच आउटसाइडर फॉर इट टू कॉमेंट ऑन इट। बट मैं जितना कहना चाहूँगा कि हम लोग सब लोग का एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा बॉन्ड था, सब लोग सेट पे, इट वाज नथिंग लाइक दैट। तुनिशा की मां पहले ही दिन से कह चुकी है कि मैं एक रात पहले सेट पर गई थी, मैं शिजान से बात करने गई थी। उसने कहा आपको जो करना है करो। मेरी बेटी खुश थी, परेशान नहीं थी। वह 2 दिन की छुट्टी लेकर क्रिसमस मनाने चंडीगढ़ जाने वाली थी। मेरी शनिवार के दिन में उससे बात हुई है। लंच से पहले उसने कहा कि वह चंडीगढ़ जाना चाहती है, काम से ब्रेक लेना चाहती है। परिवार के दावे साफ हैं कि तमाम बातों के बावजूद तुनिशा ऐसे परेशान नहीं थी कि खुदकुशी कर बैठे। ऐसे में पुलिस के सामने भी यही चुनौती है, आखिरी के 15 मिनट के बाद की कड़ियों को जोड़ना है, जिसके बीच तुनिशा की संदिग्ध मौत की कड़ियां उलझती हुई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।
और बड़ी खबर इसी बीच आपको बता रहे हैं, दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण पर बड़ा फैसला आया। वायु प्रदूषण को देखते हुए ग्रैप 3 लागू कर दिया गया है। दिल्ली एनसीआर में निर्माण कार्य पर रोक लगाई गई है। तोड़फोड़ के कामों पर भी रोक रहेगी। निर्माण कार्य नहीं हो पाएगा। ईंट भट्टे, हॉट मिक्स प्लांट जो है, स्टोन क्रशर जो है, वो पूरी तरह से बंद रहेंगे, क्योंकि अभी मौजूदा हालात में देखिए जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो बहुत ज्यादा खराब यहाँ पर रहा, और इसी को लेकर ये बड़ा फैसला जो है वायु प्रदूषण पर लिया गया है। ग्रैप 3 जो है उसे लागू कर दिया गया है, और इसके मुताबिक अब आप देखिए जितना भी कंस्ट्रक्शन यहाँ पर हो रहा था, जितना भी निर्माण कार्य चल रहा था, उस पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। तोड़फोड़ के जो काम है वो भी यहाँ पर नहीं हो पाएंगे। किसी भी तरह का कंस्ट्रक्शन जो है वो नहीं किया जा सकेगा। ईंट भट्टे हों, स्टोन क्रशर्स हों, सबको बंद किया गया है। गैर जरूरी कंस्ट्रक्शन और तोड़फोड़ पर अभी फिलहाल के लिए सरकार की ओर से रोक लगा दी गई है।